हाथरस के एसपी पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और संबंधित थाने के एसओ पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और डीएम पर भी मुकदमा दर्ज हो, डॉक्टर पर भी मुकदमा दर्ज हो। आप लड़ाई कौन सी लड़ रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की कथा इतनी मोटी लिख दी गई कि वो जो पहले उपन्यास पढ़ा करते थे वो उपन्यास लिखने वाले सारे उपन्यासकार सर पटक के रो रहे हैं कि काश आज उपन्यास का ज़माना होता तो 30, 40, 25 बुक जो है हमारे बिक गए होते, जैसे आर भारत वाले का समाचार बिक रहा। जो हाथरस के एसपी हैं उनका बयान ऐसा लग रहा है जैसे चौथी क्लास का बच्चा कोई रटी रटाई बात कर रहा हो। एसओ का बयान बिल्कुल उसी तरह का, सरकार में बैठे मंत्रियों का बयान उसी तरह का, डीएम का बयान उसी तरह का कि आखिर क्या कारण है कि जिन अधिकारियों जिन पदाधिकारियों के कारण ये इतना बड़ा घटना यहाँ तक पहुँचा उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? अधिकारियों को अगर बख्शा जाएगा या बचाया जाएगा या यूं कह लीजिए कि अधिकारियों को आदेश देकर गलत करवाया जाएगा, ये भी कहा जा सकता है, तो इन घटनाओं में वृद्धि होगी, कमी नहीं आएगी। 4 लोग धरना प्रदर्शन पर जंतर मंतर पर थे। वो अपने आप को कह रहे थे मैं सुशांत का दोस्त हूँ, बम्बई से आया हूँ, सुशांत को न्याय दिलाने आया हूँ और न्याय नहीं मिलेगा तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। 3 कैमरा एक चैनल का, एक चैनल का 3 कैमरा आर भारत का और लाइव उसको चलाया जा रहा वहां से। और मैंने कहा कि मोबाइल पे सर्च करूं, जब सर्च किया तो देखा कि लाइव चल रहा है और लाइव में कहा जा रहा अरे सुशांत को न्याय दिलाने बम्बई से उनके मित्र आए हैं और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैंने कहा क्या ड्रामा हो रहा साहब, न्याय तो मिल चुका, अब कौन सा न्याय चाहिए? सीबीआई की जांच हो रही है। मैं कहता हूँ आप हाथरस की घटना की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे? सुशांत सिंह राजपूत का महत्व क्यों ज्यादा? जिस समय ये घटना घटी थी इसकी गंभीरता को लेकर देश जो है वो नहीं गंभीर हो पाया था जितना गंभीर होना चाहिए था। लेकिन जब सफदरजंग में पीड़िता को लाया गया और ये सूचना मिली कि पीड़िता ने सफदरजंग में दम तोड़ दिया तो खलबली सी मची पूरे देश में। मैं भी सफदरजंग पहुंचा, आप लोग भी पहुंचे होंगे, आप लोगों ने भी लिया होगा और क्या वहां दृश्य था। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब पीड़िता के माता पिता सफदरजंग में बैठे हैं पीड़ित और डेड बॉडी को पुलिस जो है पीछे से गायब कर देती है और फिर रात को ये खबर चलती है कि उसका अंतिम संस्कार भी पुलिस ने कर दिया। एक बात हो गई, बार बार ये मांग हो रहा है कि जिसने ये जघन्य अपराध किया है उसे सजा दी जाए। तो उसे तो 4 को इन्होंने कह दिया कि मैं गिरफ्तार कर लिया हूँ और 4 पर जो भी धाराएं लगेंगी वो लगाकर ये कार्रवाई को आगे ले जाएंगे। लेकिन सवाल नंबर 1 कि क्या वो 4 ही थे उस अपराध में शामिल या और भी थे? योगी जी से मेरा प्रश्न है कि दलितों और अल्पसंख्यकों के मामलों में एसआईटी का फुल फॉर्म क्या है ये भी आप समझ लीजिए। और अपर कास्ट का मामला होगा तो सीबीआई। आपको एक इनकाउंटर की बात बताता हूँ, एक यादव का इनकाउंटर होता है, फिर मैं याद दिलाता हूँ जहाँ मैंने अखिलेश यादव भी गए थे। दुर्भाग्य, पता नहीं किस तरह की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्यों इतने डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं? उस यादव के इनकाउंटर की सीबीआई जांच नहीं हुई, मुआवजा नहीं मिला। और एक त्रिपाठी की या तिवारी या त्रिपाठी में मतलब याद नहीं है जो किसी कंपनी में नहीं कमलेश तिवारी नहीं, एक कोई विवेक तिवारी जो एप्पल कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ साहब, उनका भी इनकाउंटर हुआ। 25 लाख रुपए नगद उसी समय। और योगी जी उसकी पत्नी को बुला के मुलाकात करते हैं और नौकरी भी देने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? जाति देखकर न्याय देंगे आप? जाति देखकर बात करेंगे तब तो भैया इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। लेकिन अगर इस घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को चाहिए यूनाइट होकर। अगर सरकार की मंशा ठीक नहीं तो फिर हमारी भी मंशा ठीक नहीं होनी चाहिए। हमें भी सरकार की मंशा पर नजर रखनी चाहिए कि विवेक तिवारी के साथ क्या हो रहा है और दूसरों के साथ क्या हो रहा है।
सवाल ये पैदा होता है कि इस घटना को इतने हल्के में क्यों सरकार ले रही है। साक्ष्यों को मिटाने के जितने प्रयास होने चाहिए उन प्रयासों में एक बड़ा प्रयास है उसका अंतिम संस्कार। आपको इस मिट्टी को 10 दिन रखना चाहिए था, आपको उसकी जांच होनी चाहिए थी एक एक अंग की, ठीक है, उसके हाथ के निशान, वो जो स्क्रीनिंग होती है उस शरीर को किस किस ने टच किया सारा उसका स्क्रीनिंग होके पता चलना चाहिए, और उसके गले में किसने हाथ लगाया उसको, ये सारी आपने तो कोई जांच किया ही नहीं साहब। अब जला दिया तो राख से क्या निकालेंगे आप। मरने से पहले बोली है वो क्या प्रीता झूठ बोली है, डीएम सच बोल रहे हैं, प्रीता झूठ बोली है, एसपी सच बोल रहे हैं, प्रीता झूठ बोली है, एसओ सच बोले, और प्रीता के पूरे परिवार के लोग। तो जो मरने से पहले के वीडियोस वायरल हो रहे हैं करोड़ों लोगों ने देखा है, स्वयं बहन मनीषा की जुबानी वो बात आई है, वो झूठ। आपको पता है भारतीय संविधान में मरने से पहले जो बात बयान दे दिया गया वो पत्थर की लकीर होती है, उसके सामने डीजीपी का भी बयान मायने नहीं रखता है। गलतियां ये रही हैं कि सरकार जिस तरह से आपको चलाना चाह रही है आप चलते, सरकार आपसे जो कुछ कह रही थी वो करते, सरकार ने कहा होगा, सरकार के लोग इनको उठाकर लेकर घसीट कर जा रहे थे, वो सारे वीडियोज आ चुके हैं। पीड़िता की मम्मी ने बयान दिया कि मैं रात में घर के दरवाजे को बंद करके सो बैठी थी इस भय से कि ये लोग जबरन हम लोगों को उठाकर शमशान घाट ले जा रहे थे। क्यों आप जबरन ले जा रहे थे, आपकी कौन सी मजबूरी थी? और वो नहीं गई तो आप कह रहे हैं कि उनकी भी गलती है। क्या गलती है? ये गलती है कि हमने बेटी को जन्म दे दिया, ये गलती है कि हम बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, ये गलती है कि हम बेटी को सामाजिक बनाना चाहते हैं, मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं, ये गलती है तो आप अपने नारे को खत्म कीजिए ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी हटाओ, बेटी लुटाओ, बात समझ रहे हैं, बेटी बिकाओ, ये नारा इनका होना चाहिए। इनके कथनानुसार ये बेटी पढ़ाओ और बचाओ क्यों नारा दे रहे हैं? और अगर नारा दे रहे हैं तो बेटी को कौन बचाएगा? सिर्फ बाप की बेटी होगी या समाज की बेटी होगी या देश की बेटी होगी? और अगर नहीं होगी तो सिर्फ मनीषा क्यों नहीं होगी, प्रियंका क्यों हो जाएगी? प्रियंका का समझ रहे, प्रियंका रेड्डी की बात कर रहा हूं मैं, हैदराबाद, वो तो समाज की बेटी हो गई, और दामिनी समाज की बेटी हो गई, लेकिन मनीषा समाज की बेटी नहीं। और अगर है तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा यहाँ क्यों नहीं अप्लीकेबल है? इनकाउंटर को हम जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन मोदी जी सत्ता के बाद कह रहे थे ठोक दो, किसको कह रहे थे? सवाल तो पूछा जाएगा ना। इन्होंने 20 बार अपने भाषण में कहा है ठोक दो। योगी जी ने, मोदी जी ने, योगी जी ने ठोकने की बात की, तो ये किसको ठोकना चाह रहे थे? तो दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, मतलब किसको आप ठोकना चाह रहे थे? कि अपराधियों को? जरा ये बताइए। अगर अपराधियों को ठोकना चाह रहे थे तो क्यों अपराध बढ़ रहा? अभी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई हाथरस की कि बलरामपुर में घटना घट गई, और दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि वहां भी इसी समाज का मामला है। ये भी तो आप देखें और अपराधी को भी देखें, कहीं ना कहीं इसमें मानसिकता झलक रही है। सरकार अगर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाएगी तो समाज आक्रोशित होगा। हमें वो दिन भी याद है 2 अप्रैल वाला, समाज को हल्के में लेने वाले कभी कभी धोखा खा जाते हैं। ये समाज बहुत सीधा साधा समाज है जिसे आप एससी समाज कहते हैं, और ये मेहनत मजदूरी वाला समाज है। ये दुनिया से ज़्यादा मतलब रखता नहीं। इनके नेता अपना काम करते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं। नेता भी समाज को जानते हैं तभी तो चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन समाज जब ये महसूस करने लगेगा कि भाई मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, बार बार अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, तो समाज सड़कों पर आएगा। तो ये अपने नेता की भी नहीं सुनेगा। 2 अप्रैल को नहीं सुना गया था किसी नेता के। जितने एससी समाज के नेता थे वो घरों में बंद थे और पूरी जनता सड़क पर थी, और सरकार को झुका दी 1 ही घंटे में। जो भी झेलना था, मुझे पता है क्या क्या झेला समाज के नौजवानों ने उस 2 अप्रैल को, लेकिन सरकार को तो झुका ही दिया था। तो आज जो परिस्थितियाँ हैं, अब आप रामदास अठावले जी हैं, हमारे रामविलास पासवान जी तो खैर अब अस्वस्थ हो गए, चिराग पासवान जी जिनका चिराग बिहार चुनाव में बुझेगा कि जलेगा पता ही नहीं अभी चल पा रहा, उदित राज जी हैं, पीएल पुनिया जी हैं, और भाजपा में जैसे मुसलमानों के नकवी और शहनवाज हैं वैसे ही एससी एसटी समाज के जो 4-5 बैठे हुए हैं गिद्ध की तरह।
थावरचंद गहलोत है, दुष्यंत गौतम मैं है, कह रहा हूँ 5-6 हैं, 2-3 तो मंत्र। अर्जुन राम हाँ, मेघवाल मेघवाल जी बहुत चर्चे में रहते हैं। ये सब जो अभी चुप्पी साधे हुए हैं, समाज इनको बख्शेगी नहीं। और मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि आप समाज की भावनाओं को समझें, आप सरकार से गंभीर चर्चा करें, गंभीर चर्चा। अगर योगी सरकार इसी तरह से निरंकुश रही और लगातार इसी प्रकार की मानसिकता को आगे रखकर काम करती रही तो समाज का आक्रोश फूट सकता। पुलिस प्रशासन खुद अपराधियों के साथ है। आपको याद दिला दूं, सीए एनआरसी के खिलाफ जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो पुलिस की ड्रेस को मुसलमानों के घरों के दरवाजे को तोड़कर उनके औरतों के जेवर गहने को छीना गया। उनके यहाँ वॉशिंग मशीन और फ्रिज तक उठाकर ट्रैक्टर और गाड़ियों पर लोड करके ले चले गए। उनके दुकानों को लूटा गया और वो सारे पुलिस की वर्दी में लोग थे। तो उत्तर प्रदेश का ये उदाहरण है कि चाहे मुसलमान के साथ मसला हो या दलित के साथ मसला हो, पुलिस के संरक्षण में ये काम हो रहा। अपराध कैसे रुके? टांगे ना चिन्मयानंद का, टांगिए कुलदीप सेंगर का, टांगिए तेल मालिश कंपनी का भी टांगिए ना। क्या मामला, किसका टांगेंगे? अगर गलती से भाई, अगर गलती से मुस्लिम पकड़ा जाए इस केस में, उत्तर प्रदेश में 10,000 मुस्लिम अब तक मारा जाता। हाँ, एक बात और कह दूं, अभी कल से लगातार पोस्ट हो रहे हैं फेसबुक और सोशल मीडिया पर, आईटी सेल के लोग कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन देश में हो रहा है बहन मनीषा के नाम पर, हाथरस की घटना को ये मुसलमान हवा दे रहे हैं और मुसलमान दलितों को उकसा रहे हैं। वो पोस्ट मेरे पास आए हुए हैं, दलितों को मुसलमान उकसा रहे हैं। अरे साहब, और जब मुसलमान सीए एनआरसी पर धरने पे थे और दलित लीडर जब उनके मंच पे थे तब ये कहते थे कि दलित उकसा रहे हैं। ये उकसाया उकसाई बोलकर एससी एसटी और माइनॉरिटी को एक होने देना नहीं चाहते। इनको भय है कि जिस दिन ये एक हो गए ना, बैंड बजा देंगे, बाबा का बैंड बजा देंगे। उत्तर प्रदेश में तो दावा है 20% मुस्लिम और 22-23% एससी एसटी, 40-50 पर सिर्फ एससी एसटी और माइनॉरिटी भी मिल गए ना तो 49-48% होते हैं। सरकार तो ऐसे ही गिर जाएगी, सरकार नहीं बनेगी। बहन जी को भी अपने नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। विपक्ष को भी अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। समाज प्रतीक्षा कर रहा है, समाज चौराहे पर खड़ा है, निर्णय लेना चाहता है। बहन जी से भी और बहुजन समाज के उन तमाम नेताओं से मेरी विनती है कि समाज को आप दिशा दें, आगे आए, क्योंकि आपकी दुविधापूर्ण नीतियों के कारण समाज स्वयं चौराहे पर आकर खड़ा दिख रहा है।